हाँ जी, तो मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर समय पर पीसेस अकेडमी में। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है कि आप सभी बहुत बढ़िया होंगे। कुछ बहुत छोटी मोटी परेशानियां, दिक्कतें सबके जीवन में चलती रहती हैं। तो अगर कोई छोटी मोटी परेशानी हो, दिक्कतें हो, तो उसमें परेशान नहीं होना है। पढ़ाई हमेशा अपनी जारी रखना है, उसमें बिल्कुल भी किसी भी तरह की कोताही, किसी भी तरीके की कमज़ोरी हमें नहीं देना है। साथियों, हमने क्लास 6 की पूरी एनसीईआरटी ख़त्म करी। क्लास 7 की एनसीईआरटी का ये लास्ट और फाइनल चैप्टर है। हमने सारी एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ी, एमसीक्यूज़ भी करें और अपनी जो तैयारी है उसको हमने बूस्ट किया। बहुत सारी चीज़ें नई सीखी, है ना। उम्मीद है कि आप सभी भी सीख रहे होंगे। अगर मेरे साथियों चैनल पर नए हो तो चैनल को अभी का अभी सब्सक्राइब कर लो और बाद में अच्छा लगे तो लाइक कर देना, कमेंट करना और हो सके तो शेयर भी करना। मुद्दे की बात यह है कि बहुत से लोग, जैसे हम लोग सोचते हैं ना, एनसीईआरटी से हमारे यहाँ क्वेश्चन नहीं आते, एग्जाम्स में क्वेश्चन नहीं आते, चाहे वो भले किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करो, एसएससी की, रेलवे की, बैंक की, नेट की, पेट की या किसी भी चीज़ की, इवन पीसीएस की भी, हम देखते हैं वहाँ पर कि बहुत से क्वेश्चन ऐसे आते हैं जिसका आंसर हमें डायरेक्ट एनसीईआरटी में मिलता है। बहुत से ऐसे क्वेश्चन आए हुए भी हैं जिसके उत्तर सीधे सीधे कक्षा 6 की एनसीईआरटी से, कक्षा 7 की एनसीईआरटी से और आगे जो भी 12 तक की एनसीईआरटी है, 12th तक की एनसीईआरटी, उसमें दिए हुए हैं। लेकिन हम इसको बहुत आसान ले लेते हैं, बहुत हल्के में ले लेते हैं एनसीईआरटी को और इसको इग्नोर मार देते हैं और वही जा करके हमारे लिए घातक हो जाता है। तो हमें इस एनसीईआरटी को बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेना है। एक बार अच्छे से पढ़ लेना है, बार बार का टंट्रम हमें ख़त्म कर देना है। ठीक है, तो चलो हम आते हैं अपने मुद्दे पर। चैप्टर नंबर 10 आज हम पढ़ने वाले हैं। चैप्टर का नाम है 18वीं शताब्दी में नए राजनीतिक गठन। 18वीं शताब्दी में भारत में कौन कौन से नए राज्य आए, क्या क्या गठन हुआ, आज हम इसके बारे में ही पढ़ने वाले हैं। ठीक, चलिए शुरू करते हैं। यदि आप मानचित्र 1 और 2 को ध्यानपूर्वक देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि 18वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में उपमहाद्वीप में कुछ विशेष रूप से उल्लेखनीय घटनाएं घटने लग गई थी। 18वीं शताब्दी का पूर्वार्ध, 18वीं शताब्दी यानी कि 1701 1702 से लेकर के 1799 तक का जो भी समय रहा, उसके पूर्वार्ध की बात कर रहा है, यानी कि 1750 के पहले की बातें कर रहा है। ठीक है, कह रहा है कि बहुत सारे भारत में हम देखेंगे कि बहुत सारे राज्य उदय होने लग गए थे। क्यों उदय होने लग गए थे? क्योंकि मुगल साम्राज्य धीरे धीरे पतन की ओर जाने लग गया था। ये देखो मैप दिया है, शायद आपको थोड़ा सा ये कमज़ोर दिख रहा होगा, कमज़ोर यानी कि ब्लर दिख रहा होगा, लेकिन मैं आपको अच्छे से बता दूंगा, बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये अवध का रीजन दिया हुआ है, ये दिया है, ये मुर्शिदाबाद बंगाल का रीजन दिया हुआ है। ठीक, ये हैदराबाद है नीचे, बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं, ये मराठा है, ये हैदराबाद है। ठीक है, तो हम इसको अच्छे से पढ़ने वाले हैं। तो चलिए आगे क्या कह रहा है। आगे कह रहा है कि गौर कीजिए कि कई स्वतंत्र राज्यों के उदय से मुगल साम्राज्य की सीमाएं किस तरह बदली। आप ये भी देखेंगे कि 1765 तक एक अन्य शक्ति यानी ब्रिटिश शक्ति आई थी, वो ब्रिटिश सत्ता ने पूर्वी भारत के बड़े बड़े हिस्सों को सफलतापूर्वक हड़प लिया था। पूर्वी भारत के बड़े बड़े हिस्से यानी कि जो बंगाल का रीजन सबसे पहले इन्होंने हड़पा था ना, बंगाल से इन्होंने शुरू करके धीरे से भारत के पूरे अधिकतर क्षेत्रों को इन्होंने अपने अधीन ले आए थे। ये जो मानचित्र है हमें ये दर्शाते हैं कि 18वीं शताब्दी में ऐसी अवधि थी जब भारत में राजनीतिक परिस्थितियां अपेक्षाकृत एक छोटे से समय अंतराल में बहुत तेजी से अचानक बदलनी शुरू हो गई थी। अभी तक क्या था, मुगल साम्राज्य भारत में काफ़ी बड़े हिस्से में था। ठीक है, लेकिन जैसे औरंगजेब की मृत्यु होती है, औरंगजेब के बाद जो भी बहुत से मुगल बादशाह उसके बाद भी बने, हम देखते हैं कि 1857 की जब क्रांति होती है तो तब भी एक मुगल बादशाह थे बहादुर शाह जफर, जिनका नाम भी 1857 की क्रांति में हम सुनते हैं। लेकिन इस समय तक 1857 तक इनकी शक्ति बिल्कुल क्षीण हो चुकी थी। इनका कहीं पे नियंत्रण, कहीं भी आधिपत्य नहीं चल रहा था मुगलों का, सब कुछ खत्म हो गया था, छोटे छोटे राज्यों का उदय हो गया था और दूसरी तरफ ब्रिटिश शक्ति ने अपना ठीक ठाक भारत में विस्तार कर लिया था। ठीक, इस अध्याय में हम 18वीं शताब्दी के पूर्वार्ध, मोटे तौर पर 1707 में जब औरंगजेब की मृत्यु हुई थी, उससे 1761 यानी 1761 तक जब पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई, पानीपत की 3 लड़ाइयाँ हुई थी। ठीक है, जब पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई तक उस दौरान तक के उपमहाद्वीप में क्या क्या राजनीतिक परिवर्तन हुए, कौन कौन से राजनीतिक शक्तियाँ उदय हुई, इसके बारे में हम अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक, परेशान नहीं होना। मुगल साम्राज्य और परिवर्ती मुगलों के लिए संकट की स्थिति।
अध्याय 4 में हमने देखा था कि मुगल साम्राज्य अपनी सफलता की ऊंचाइयों पर किस प्रकार पहुंचा था। हमने जब चैप्टर 4 पढ़ रहे थे तब अच्छे से मुगल साम्राज्य के बारे में हमने आपको मैप के थ्रू समझाया था। अगर नहीं देखा तो अभी जाकर के वो चैप्टर 4 देखिए, अच्छे से समझ में आएगा। और फिर 17वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों में उसके सामने तरह तरह के संकट किस प्रकार खड़े होने लग गए। यानी कि 17वीं शताब्दी के जब 17वीं शताब्दी यानी कि जो 1601 से लेकर के 1699 तक का समय, इसको कहते हैं 17वीं शताब्दी। ठीक है, जैसे जैसे औरंगजेब मृत्यु के करीब आ रहे थे तब देखा गया कि बहुत सारी चुनौतियां आ गई थी, आर्थिक से लेकर के राजनीतिक चुनौतियां तक बहुत सारी चुनौतियां थी जिससे मुगल साम्राज्य को जूझना पड़ा था। ऐसा अनेक कारणों से हुआ था। बादशाह औरंगजेब ने दक्कन में कब 1679 यानी 1679 में लंबी लड़ाई लड़ी थी और जिससे साम्राज्य के सैन्य और वित्तीय संसाधनों को बहुत अधिक खर्च कर दिया था। समझाया था ना आपको, अगर आपने क्लास ली होगी तो। औरंगजेब के जो उत्तराधिकारी थे उनके शासनकाल में साम्राज्य के प्रशासन की कार्यकुशलता समाप्त हो गई थी। कह रहा है कि औरंगजेब के बाद जितने भी शासक आए, मुगल बादशाह आए, तो उनके काल में क्या हुआ था कि कार्यकुशलता यानी कि वो बहुत कमज़ोर थे, एक तरीके से कठपुतली बादशाह बनने लग गए थे। और मनसबदारों की शक्तिशाली वर्गों को वश में रखना केंद्रीय सत्ता के लिए कठिन हो गया था। जो मनसबदार बनाए जाते थे, अकबर ने शुरू किया था बनाना, वो बहुत पावरफुल हो चुके थे और अब उनको कंट्रोल में रखना बहुत ज़्यादा कठिन हो गया था मुगलों को। सूबेदार के रूप में जो नियुक्त हुए थे अभिजात वर्ग, वो अक्सर राजस्व और सैन्य प्रशासन यानी दीवानी और फौजदारी दोनों कार्यालयों पर नियंत्रण रखते थे। ठीक है, कौन? ये जो सूबेदार नियुक्त हुए थे वो दीवानी और फौजदारी ये न्यायालय बने थे। उन जितने भी कार्यालय थे, ऑफिसर्स थे, उस पर उन्होंने कंट्रोल जमा लिया। इससे मुगल साम्राज्य के जो बहुत बड़े क्षेत्र पर उन्हें विस्तृत राजनीतिक, आर्थिक और सैन्य शक्तियाँ मिलनी शुरू हो गई। किसको? सूबेदारों को। जो सूबेदार उन्होंने बनाए थे मुगलों ने। ठीक है, यानी इन्होंने चीज़ें बनाई। बाद में जब ये इनकी मुगल बादशाहों की सत्ता कमज़ोर हुई तो जितने भी इनके अधिकारी वर्ग थे या क्षेत्रीय राजा थे, सब ने इनको आंखें दिखाना शुरू कर दिया था। जैसे जैसे सूबेदारों ने प्रांतों पर अपना नियंत्रण सुदृढ़ किया, राजधानी में पहुंचने वाले राजस्व की मात्रा में कमी आती गई। यानी जो सूबेदार थे इन्होंने धीरे से अपना पावर गेन करना शुरू कर दिया था, अपना कंट्रोल मजबूत करना शुरू कर दिया था, मुगलों की बात मानना धीरे धीरे कम कर दिया। और ये जो राजस्व वसूल करते थे, ये राजस्व भी मुगलों को देना बहुत कम कर दिया था। अब जब कि भाई किसी भी शासन का आधार क्या होता है? रेवेन्यू होता है, टैक्स होता है, पैसे होते हैं। जब आपके पास पैसे ही नहीं होंगे तो आप कैसे शासन चला सकोगे? यही मुगलों के साथ धीरे धीरे होने लग गया। उत्तरी तथा पश्चिमी भारत के अनेक हिस्सों में हुए जमींदारों और किसानों के विद्रोह और कृषक आंदोलनों ने इन समस्याओं को और भी गंभीर बना दिया। एक तो जो सूबेदार वर्ग थे ये सब थे, अपनी आंखें दिखा रहे थे मुगलों को, रेवेन्यू नहीं पहुंचा रहे थे, ऐसे ही शासन कमज़ोर हो रहा था। दूसरा, जगह जगह पर विद्रोह होने लग गए थे। कहीं किसान विद्रोह कर रहे थे, कहीं कोई कृषक आंदोलन हो रहा था, है ना, कई तरीके के विद्रोह होने लगे थे। जमींदारों ने विद्रोह किया, तो इन विद्रोहों ने भी मुगल सत्ता को ठीक ठाक कमज़ोर कर दिया। कभी कभी ये विद्रोह बढ़ते हुए करों यानी कि टैक्स के भार के विरोध में हुए। टैक्स इतना बढ़ा दिया गया था कि उसके विरोध में ये प्रदर्शन होने लगे। आज भी हम करते हैं ना महंगाई के विरोध में प्रदर्शन, तो ऐसे ही वहाँ पर प्रदर्शन होने शुरू हो गए। और कभी कभी ये शक्तिशाली सरदारों के द्वारा अपनी स्थिति को सुदृढ़ बनाने की कोशिशें करती, यानी कि कभी कभी जो ज़्यादा टैक्स लिया जाता था उसके विरोध में ये विद्रोह किए गए। कभी कभी जो जमींदार थे, स्थानीय जमींदार थे, वो क्या करते थे? अपना शक्ति प्रदर्शन करने के लिए, अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए ये चीज़ें किया करते थे। अतीत में भी विद्रोही समूहों ने मुगल सत्ता को चुनौती दी थी। अतीत यानी कि पहले भी कई ऐसे समूह थे जिन्होंने मुगल सत्ता को चुनौती दी थी, लेकिन अब ऐसे समूहों ने क्षेत्र के आर्थिक संसाधनों का प्रयोग अपनी स्थितियों को मजबूत करने के लिए शुरू कर दिया था। जिस तरह से धीरे धीरे राजनीतिक और आर्थिक सत्ता प्रांतीय सूबेदारों, स्थानीय सरदारों और अन्य समूहों के हाथों में आ रही थी, औरंगजेब के उत्तराधिकारी इस बदलाव को रोक ना सके। यानी कह रहे हैं कि अब जैसे मुगल कमज़ोर हुए और ये क्षेत्रीय लोग थे, स्थानीय लोग थे, जमींदार हों चाहे सूबेदार हो, इन्होंने जैसे जैसे अपने पावर गेन करना शुरू कर दिया, पावर को बढ़ाना शुरू कर दिया। ठीक, तो क्या हुआ? औरंगजेब के बाद के जितने बादशाह थे उनके लिए बड़ा कठिन हो गया कि ये इस स्थिति को रोक सकें। क्यों? क्योंकि भाई इनके पास इतना पावर ही नहीं बचा था, रेवेन्यू आ नहीं रहा था, लोग इनकी बात मान नहीं रहे थे, है ना। भरपूर फसल और खाली तिजोरियाँ। एक तत्कालीन यानी उस समय के लेखक ने उस समय के साम्राज्य के वित्तीय दिवालियापन का, यानी कि जो साम्राज्य था
मुगलों का, वो कैसे दिवालिया हो गया था। दिवालिया का मतलब है कैसे कंगाल हो गया था, इसका वर्णन किया है। तो चलिए हम देखते हैं, तो हमको और अच्छे से समझ में आएगा। बड़े जमींदार निस्सहाय यानी कि एक असमर्थ टाइप के हो गए थे और निर्धन हो गए थे, ठीक, गरीब हो गए थे। उनके किसान वर्ष में 2 फसलें उगाते हैं, लेकिन उन्हें दोनों में से कुछ नहीं मिलता। उनके स्थानीय गुमास्ते एक तरह से किसानों के हाथ की कठपुतली बन गए थे। जैसे कि स्वयं किसान अपने ऋणदाता के वश में रहता है जब तक कि वो साहूकार का कर्जा नहीं चुका देता। इस प्रकार संपूर्ण व्यवस्था एवं प्रशासन इतना चकनाचूर हो गया है कि चकनाचूर हो चुका है कि यद्यपि किसान अपनी फसल के जरिए मानो सोना बटोरता है, लेकिन उसके मालिक जमींदार को एक तिनके का टुकड़ा भी नहीं मिलता। ऐसी हालत में जो जमींदार थे वो सशस्त्र, जो मतलब सशस्त्र सेना, ऐसी सेना जो हथियार लेकर के, हथियारबंद सेना जो होती है, कैसे रख सकते थे। मतलब कह रहे सेना रखने के लिए तो भैया पैसा चाहिए। अब जो किसान थे फसल तो उगा रहे थे, अच्छी फसल भी हो रही थी, लेकिन जमींदारों को कुछ समझ ही नहीं रही थी। ये जमींदारों को पैसे ही नहीं दे रहे थे। अब जब पैसे नहीं दोगे तो ये जो जमींदार हैं ये भैया सेना वेना कैसे रखेंगे। ऐसी हालत में जमींदार सशस्त्र सेना कैसे रख सकते हैं, जिनकी उससे आशा की जाती थी। क्या इनसे जमींदारों से उम्मीद की जाती थी कि ये सेना रखेंगे और समय आने पर या जब इनसे कहा जाएगा ये अपनी सेना सरकार को देंगे ताकि वो कहीं पर भी युद्ध कर सके, कहीं पर आक्रमण कर सके। लेकिन जमींदारों को, बेचारों को पैसे ही नहीं पहुंच रहा था, किसान पैसे नहीं दे रहे थे, टैक्स नहीं दे रहे थे, तो कैसे ये जमींदार अपना खर्चा चलाते। वे अपने सैनिकों को जो लड़ाई के समय उनके आगे आगे चलते हैं और घुड़सवारों को जो उनके ठीक पीछे चलते हैं, पैसा कहाँ से देंगे। सीधी सी बात है। इस आर्थिक व राजनीतिक संकट के बीच ईरान के शासक जो थे नादिर शाह ने 1739 यानी 1739 में दिल्ली पर आक्रमण कर दिया। नादिर शाह कहाँ के थे, ये ईरान के थे, ये चीज़ याद रखना। यही नादिर शाह ने 1739 में दिल्ली पर आक्रमण किया और संपूर्ण नगर को, पूरे दिल्ली को लूट लिया था। बहुत भारी मात्रा में धन दौलत इसने कलेक्ट किया और उठा ले गया। ठीक है, अब भाई प्रशासन कमज़ोर हो रहा है, वो भी देख रहा है कि यहाँ पर आक्रमण करेंगे तो कुछ होने वाला नहीं है, कोई हमको रोक ही नहीं पाएगा। रोक क्यों नहीं पाएगा? क्योंकि सब बिखरे हुए हैं, एकजुटता नहीं बची है। जहाँ पर भी एकजुटता नहीं होती है, आप एक नहीं होते हो, आप चाहे घर पे हो, मोहल्ले पे हो, परिवार पे हो, रिश्तेदारी पे हो, कहीं पर भी हो, अगर आप एक नहीं है तो आपको बाहरी आदमी लूटेगा ही, आपको बाहरी आदमी परेशान ही करेगा। इसलिए एकजुटता कितनी ज़रूरी होती है ये भी हमें इतिहास बताता है। और यहाँ से हम सीख रहे हैं कि जैसे ही देखो मुगलों के पास आर्थिक और राजनीतिक संकट आया तो विदेशी यानी कि ईरान के शासक जो थे नादिर शाह, उसने तुरंत सोचा कि अब भारत पर आक्रमण करने का अच्छा समय है, क्योंकि भारत में संपदा तो बहुत सारी है। तो वह भारत आया, दिल्ली को लूटा, है ना, खूब सारा पैसा ले गया यहाँ से। नादिर शाह के जब आक्रमण हुआ तो नादिर शाह के आक्रमण के बाद फिर उससे पेट नहीं भरा तो अफगान यानी अफगानिस्तान से एक शासक आया, अहमद शाह अब्दाली। उसके आक्रमणों को तांता लग गया, मतलब एक बार आक्रमण नहीं किया उसने। 1748 से 1761 तक यानी 1748 से लेकर के 1761 तक 5 बार उसने उत्तर भारत पर, 5 बार, कितनी बार? 5 बार उसने नॉर्थ इंडिया पर क्या किया? आक्रमण किया। बैक टू बैक आक्रमण करता रहा और भारत को लूटता रहा। ठीक, साम्राज्य पर सब ओर से दबाव तो पड़ ही रहा था। अभिजातों के विभिन्न समूहों की पारस्परिक प्रतिद्वंद्विता ने उसे और भी कमज़ोर कर दिया। कह रहा है ये एक तो साम्राज्य वैसे भी परेशान था, दूसरा क्या हुआ कि जो लोकल लेवल पे लोग थे, जो मुगल साम्राज्य की मजबूती थे, स्तंभ थे, चाहे वो सूबेदार हो, चाहे वो जमींदार हो, चाहे वो अभिजात वर्ग हो, वो क्या करते थे? आपस में इतना कंपटीशन उन्होंने बढ़ा दिया कि एक दूसरे को ही नीचे दिखाने लग गए। ये अभिजात 2 बड़े गुटों में बटे हुए थे, ईरानी गुट और तुरानी गुट। ये तुर्क मूल के थे, जो तुरानी गुट के थे ये तुर्क मूल के थे, यानी आज का जो तुर्किस्तान है ना, माफ़ कीजिए, आज का जो तुर्की है वो उसी मूल के थे, ये तुरानी गुट। काफ़ी समय तक परिवर्ती मुगल बादशाह इनमें से एक या दूसरे समूहों के हाथ की कठपुतली बने रहे। यानी देखा ना, 1707 में जैसे ही मुगल बादशाह औरंगज़ेब की मृत्यु होती है, उसके बाद के जो धीरे धीरे फिर बादशाह बनने लग गए, वो इतने वीक हो गए थे कि वो कठपुतली यानी कि कोई दूसरा उनको नियुक्त करता था, कोई दूसरा उनको जब चाहे तब तक सत्ता पर रखता था, और जब उसका मन नहीं भर रहा है, उसको लग रहा कि ये मेरे लिए काम नहीं कर रहे हैं, सत्ता से उतार देता था।
बेहद अपमानजनक स्थिति तब पैदा हो गई जब दो मुगल बादशाहों फर्रुख हशीर जो कि 1713 यानी कि 1713 से 1719 यानी 1719 तक फर्रुख हशीर रहे। उसके बाद आलमगीर द्वितीय यानी जो 1754 से 1759 यानी 1759 तक रहे, और इनकी दोनों की क्या हुई, हत्या कर दी गई। अब सोचो मुगल बादशाहों की हत्या कर दी जा रही है तो कितना कमज़ोर हो गया होगा मुगल साम्राज्य कि बादशाह ही सुरक्षित नहीं है। और जो अन्य दो बादशाह थे यानी जो अहमद शाह जो कि 1748 से यानी 1748 से 1754 तक रहे, और शाह आलम द्वितीय, इनको इनके अभिजातों ने इनके नीचे जो काम कर रहे थे उन्होंने क्या किया, अंधा कर दिया इनको। मतलब दो बादशाह उनको कत्ल कर दिया गया, उसके बाद जो दो बादशाह और आए उनको अंधा कर दिया। अब सोचो कितने इनसिक्योर रहते होंगे बादशाह, कितने डरे सहमे से रहते होंगे। अब वो खुद को ही सुरक्षित महसूस नहीं करवा पा रहे हैं, खुद ही अपने आप को ये भरोसा नहीं दे पा रहे हैं कि वो सुरक्षित है, तो राज्य कैसे सुरक्षित होगा, है ना। तो इतनी स्थिति बिगड़ चुकी थी। जो नादिर शाह थे ये कहाँ से आए थे, ईरान से आए थे। कब आए थे, हमने अभी आपको बताया कि ये 1739 यानी 1739 में आए थे। नादिर शाह के आक्रमण के फलस्वरूप दिल्ली में जो विध्वंस हुआ, यानी कि विध्वंस का मतलब समझ लो कि जो बर्बादी हुई, जो इन्होंने तहलका मचाया, उसका वर्णन उस समय के प्रेक्षकों ने किया है। उनमें से एक ने मुगल कोष से जिस तरह धन लूटा गया था उसका वर्णन किया गया। मतलब कि उस समय जो थे लेखक, उन्होंने बताया है कि जब नादिर शाह आए थे तो उसने भारत में कैसे कैसे तबाही मचाई, कैसे कैसे मुगल साम्राज्य को लूटा, इस बारे में उसने बताया है। क्या लिखा है, 60 लाख रुपए और कई हजार सोने के सिक्के, लगभग 1 करोड़ रुपए सोने के बर्तन, 1 करोड़ रुपए के सोने के बर्तन, लगभग 50 करोड़ रुपए के गहने, जवाहरात, अन्य चीज़ें वो नादिर शाह ले गया। इनमें से कुछ तो इतनी बेशकीमती थी कि दुनिया में उसका मुकाबला ही नहीं कोई नहीं कर सकता था। इतनी बेशकीमती चीज़ें थीं, जैसे तख्ते ताउस। तख्ते ताउस क्या है, मयूर सिंहासन, जिसकी चर्चा अक्सर की जाती है, ये भी ये उठा के ले गया था। एक अन्य वृत्तांत में दिल्ली पर आक्रमण का क्या प्रभाव पड़ा, इसका भी वर्णन मिलता है। क्या प्रभाव पड़ा भाई, जो कभी मालिक थे अब बड़ी दर्दनाक हालत में आ गए। जिन्हें कभी भरपूर आदर इज्जत मिलती थी, उन्हें अब प्यास बुझाने के लिए पानी भी नहीं मिल रहा है। अलग अलग पड़े लोगों को उनके कोनों से खींचकर बाहर निकाल दिया गया। दौलतमंदों को भिखारी बना दिया गया। जो शौकीन लोग थे, कभी तरह तरह के सुंदर कपड़े पहनकर पोशाकों का नया नया फैशन चलाते थे। यानी बहुत से लोग जो थे, जो अलग अलग टाइप की चीज़ें अपने शौक़ के लिए करते थे, नए नए कपड़े पहनते थे, बढ़िया एकदम सुंदर से दिखने के लिए घूमा करते थे, अब वो बेचारे नंगे घूमने लग गए। यानी कि इतनी गरीबी आ गई। और जिनके पास ज़मीन जायदाद की कोई कमी नहीं थी, वे अब बेघर हो गए। नया शहर जो बसाया गया था, शाहजहानाबाद। शाहजहानाबाद किसने बसाया था, बताइए जल्दी। शाहजहां ने बसाया था, और जिसको उसने राजधानी भी बना दिया था। वो शाहजहानाबाद अब मलबे के ढेर में तब्दील हो गया। नादिर शाह ने तब शहर के पुराने मोहल्ले जितने होते थे उन पर हमला किया और वहाँ की सारी दुनिया को तबाह कर डाला। यानी कह रहा नादिर शाह जो आया था ईरान से, इतना भयानक उसने हमला किया था दिल्ली पर, उसको जो मिला वो लूटना शुरू कर दिया, जहाँ मिला वहाँ तबाही करनी शुरू कर दी। इतना भयंकर तबाही करी कि अच्छे अच्छे अमीर आदमी कंगाल हो गए, गरीब हो गए, उनके पास कड़की हो गई। समझ में आ रहा है। मयूर सिंहासन जैसी बेशकीमती चीज़ें भी, जिसका मुकाबला दुनिया में कोई नहीं कर सकता था, इतना बेशकीमती था, वो तक नादिर शाह उठा करके ले गया। समझे, इतना भयानक हमला आक्रमण था। अगला कह रहा नए राज्यों का उदय। मुगल सम्राटों की सत्ता के पतन के साथ साथ बड़े प्रांतों के जो सूबेदार और बड़े जमींदारों ने उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में अपनी शक्ति और प्रबल बना ली। जैसे जैसे मुगल सत्ता का पतन हुआ, वैसे वैसे जो सूबेदार और जमींदार थे, उन्होंने क्या किया, अनेक अपने अपने क्षेत्रों में अपनी पावर को और मजबूत किया, अपनी शक्ति का और विस्तार किया। 18वीं शताब्दी के दौरान मुगल साम्राज्य धीरे धीरे कई स्वतंत्र क्षेत्रीय राज्यों में बिखरना शुरू हो गया। अब जब केंद्रीकरण, जो केंद्र था उसका मुगल साम्राज्य, वो कमज़ोर होने शुरू हो गया, तो नीचे जितने भी लोकल लेवल पे काम कर रहे थे लोग, उन्होंने अपना स्वतंत्र राज्य स्थापित करना शुरू कर दिया था। मोटे तौर पर 18वीं शताब्दी के राज्यों में 3 परस्पर व्यापी समूहों को बांटा गया। यानी कि 3 राज्य ऐसे थे,
3 समूह ऐसे बांटा गया राज्यों के जो 18वीं शताब्दी में जो बने थे। वो क्या है 3 समूह? पहला है अवध, बंगाल और हैदराबाद। ये वे राज्य थे जो पहले मुगल प्रांत थे, यानी कि 3 कैटेगरी बांटी गई मुगल इन प्रांतों की। पहले वे प्रांत जो पहले से ही मुगल प्रांत थे, ठीक। दूसरा, मुगल प्रांत ये थे, लेकिन हालांकि इन राज्य के शासक अति शक्तिशाली थे और काफ़ी हद तक स्वतंत्र थे। उन्होंने मुगल बादशाह से औपचारिक रूप पर अपने संबंध नहीं तोड़े, यानी कि तीन कैटेगरी में रखे गए वो राज्य जो अपने आप को स्वतंत्र उन्होंने घोषित किया। पहले वो राज्य जिन्होंने मुगलों से ये नहीं कहा कि हम आपको बिल्कुल मानेंगे, ये नहीं आपकी सत्ता ही हम अस्वीकार करते हैं। वो राज्य पहले से ही मुगल राज्य थे और उन्होंने क्या किया था, एक नाम मात्र के लिए मुगलों से क्या किया था कि हम आपको ठीक है राजा मानते हैं, लेकिन हम काम करेंगे स्वतंत्र लेवल पर। लेकिन हाँ, जैसे कि आज हम कहते हैं ना कि सारा काम प्रधानमंत्री कर रहे हैं, लेकिन सिग्नेचर किसके होते हैं? राष्ट्रपति जी के होते हैं। तो ऐसे ही उन्होंने कहा कि ठीक है भाई, सिग्नेचर तुम करते रहना, बाकी राज्य हम अपने हिसाब से चलाएंगे, ठीक है। पहली कैटेगरी के ये हो गए। दूसरा, ऐसे राज्य थे जो मुगलों के पुराने शासनकाल में वतन जागीर के रूप में काफ़ी स्वतंत्र थे। इसमें कई राजपूत प्रदेश भी शामिल थे। दूसरे ऐसे राज्य थे, कह रहा है, कि जो मुगलों के पहले से ही शासनकाल में एक वतन जागीर थे। मतलब कि वो क्या करते थे, नजराना के रूप में, गिफ्ट के रूप में, या मुगलों को आदर सम्मान दिया करते थे, गिफ्ट भिजवा दिया करते थे। लेकिन ठीक, ज़्यादातर वो कैसे थे, वो राजपूत प्रदेश थे, यानी राजस्थान के रीजन में था। दूसरे टाइप के ये थे। और तीसरी कैटेगरी में आते हैं मराठे, सिख और जाट। मराठे, सिख और जाट ये तरह तरह के आकार के थे, इनका साइज तरह तरह का था, और इन्होंने कड़े और लंबे सशस्त्र संघर्ष के बाद मुगलों से स्वतंत्रता छीन ली थी। यानी पहले राज्य वे जो पहले से मुगल साम्राज्य में थे, और इन्होंने जब अपना स्वतंत्र राज्य स्थापित किया तो मुगलों से पूरा संबंध नहीं तोड़ा, इनको औपचारिक रूप में एक अपना हेड मानते रहे। दूसरे वे राज्य जो कि वतन जागीर के रूप में थे, ये ज़्यादातर कौन थे? राजपूत थे। तीसरे वे राज्य थे, वे उस कैटेगरी के राज्य थे जो मराठे थे, सिख थे और जाट थे। मराठे, सिख और जाट, इन्होंने कहा था कि हमें किसी भी तरह से मुगलों को हम नहीं मानेंगे, मुगलों का आधिपत्य स्वीकार नहीं करेंगे। ये पूरी तरह से लड़ के झगड़ के इन्होंने अपना खुद का राज्य स्थापित कर दिया था। अगर पुराने मुगल प्रांत, जो पुराने मुगल प्रांतों से जिन उत्तराधिकारी राज्यों का उद्भव हुआ, उनमें से 3 राज्य प्रमुख थे, अवध, बंगाल और हैदराबाद। जो पुराने मुगल प्रांत थे उससे 3 राज्य कौन कौन से बने? अवध बना, और कौन सा बना? बंगाल बना, अलग हो गया था, ठीक है। और कौन सा बना? हैदराबाद बना। ये तीनों ही राज्य उच्च मुगल अभिजातों द्वारा स्थापित किए गए थे। यानी ये जो तीनों राज्य थे, ये ऐसे राज्य थे जहाँ पर इनको चलाने के लिए बहुत एकदम हाई लेवल के पर्सन को भेजा गया था, जो कि बड़े भरोसेमंद भी थे मुगल साम्राज्य के। लेकिन इन तीनों ने समय आने पर अपनी पावर बढ़ाया और इन तीनों को मुगल साम्राज्य से अलग करके अपना खुद का स्थापित राज्य कर दिया, ठीक है। हालांकि ये तीनों अलग तो बन गए, लेकिन ये औपचारिक रूप से मुगलों को ही अपना हेड मानते थे। इन तीनों राज्यों के जो संस्थापक थे शहादत खान थे। अवध के कौन थे? अवध के थे शहादत खान। ये चीज़ भाई इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आती भी है, ठीक है। बंगाल के कौन थे? बंगाल को बना दिया मुर्शीद कुली खान ने, ठीक। और जो हैदराबाद था, इसको किसने बना दिया? इसको बना दिया आसफ जाह, ठीक, ठीक है। ये ऐसे व्यक्ति थे जिनका मुगल दरबार में ऊंचा स्थान था, अच्छे खासे पोजीशन पे ये लोग रहते थे। मुगल बादशाहों को उन पर भरोसा और विश्वास भी था। आसफ जाह और मुर्शीद कुली खान, यानी कि आसफ जाह कौन? जिन्होंने हैदराबाद को स्थापित किया, और मुर्शीद कुली खान जिन्होंने बंगाल को स्थापित किया। दोनों को 7-7 हज़ार जात का दर्जा दिया जाता था। ये जो जात का दर्जा दिया जाता था ना, ये 7,000 जात का दर्जा शायद ही किसी को मिलता था, रेयर। ये उन्हीं को मिलता था जो एक समझो बहुत ही भरोसेमंद होते थे, बहुत ही ज़्यादा, अन्यथा सबको ये नहीं मिलता था। 7,000 जात का मतलब है कि आप जो मुगल बादशाह है उसके एकदम खास व्यक्ति हैं। तो इन दोनों को दिया गया था, मुर्शीद कुली खान और शहादत जो आसफ जाह हैं,
आसफ जाह और मुर्शिद कुली खां, इनको 7-7 हज़ार जात का दर्जा मिला गया था। और जो शहादत खां है उसकी जात का दर्जा कितना था? 6,000 था। 6,000 यानी कि ये भी बहुत टॉप लेवल के थे, बहुत विश्वसनीय थे। लेकिन बाद में इन्होंने दिखा दिया कि कितने विश्वसनीय हैं। हैदराबाद राज, निजाम उल मुल्क आसफ जाह, इनका पूरा नाम क्या है? निजाम उल मुल्क आसफ जाह, 1724 से 1748। जिसने हैदराबाद राज्य की स्थापना करी थी, आसफ जाह ने ही हैदराबाद राज्य की स्थापना करी थी। हैदराबाद राज्य समझ रहे हो ना? आपको फोटो दिखा दे ताकि आप समझ पाओ। ये दिख रहा है, ये तो मराठा एम्पायर बीच में दिख रहा है। आप इसको मराठा एम्पायर अभी ना समझना, ठीक है? हाँ, इसी में देख लो, ठीक है, सही है। मराठा धीरे धीरे अपनी शक्ति बढ़ाना शुरू कर दिया था भाई। मराठों ने भी अपना एम्पायर धीरे धीरे बढ़ाना क्या किया था? शुरू कर दिया था। और ये देख, ये वाला रीजन तो देख रहे हो, यहीं पर जो आज का तेलंगाना वाला रीजन है, पहले हैदराबाद प्रोविंस हुआ करता था। इन्होंने यहाँ पर आसफ जाह ने स्थापित कर दिया। ऊपर अवध, ठीक, अवध भी स्थापित हो गया। और इधर बंगाल का रीजन तो आप जानते ही हो, ठीक है? तो इन्होंने अपने अपने राज्य स्थापित करना शुरू कर दिए थे। मुगल बादशाह फर्रुख हसियर के दरबार का एक अत्यंत शक्तिशाली सदस्य था। कौन? आसफ जाह। आसफ जाह जो थे मुगल जो फर्रुख हसियर का उनके दरबार का एक बहुत ही शक्तिशाली पावरफुल मेंबर था। उसे सबसे पहले अवध की सूबेदारी सौंपी गई थी और बाद में उसे दक्कन का कार्यभार कह दिया गया था कि अब तुम दक्कन जाओ। दक्कन यानी आज का जो इधर महाराष्ट्र का रीजन है ना, और उसके थोड़ा सा नीचे का रीजन है ये क्या है? ये दक्कन का रीजन है। और कह दिया गया था तुम यहाँ जाओ, यहीं संभालो, यहाँ का चीज़ें देखो जाके। 1720 से 22 के बीच में दक्कन प्रांतों का सूबेदार होने की वजह से आसफ जाह के पास पहले ही राजनीतिक और वित्तीय प्रशासन का पूरा नियंत्रण था। दक्कन में होने वाले जो उपद्रव जितने भी होते थे और मुगल दरबार में चल रही जो भी कंपटीशन थी, प्रतिस्पर्धा थी, उसका फ़ायदा उठाया इन्होंने और सत्ता हथिया ली तथा उस क्षेत्र का यानी हैदराबाद का, ये दक्कन के पास का ये वास्तविक शासक बन गया। ठीक है। आसफ जाह अपने लिए कुशल सैनिकों तथा प्रशासनों को उत्तरी भारत से लाया था। ये मतलब कि प्रशासक, एडमिनिस्ट्रेटर और सैनिक अच्छे लेकर आया। कहाँ से लाया? नॉर्थ इंडिया से लेकर आया भाई। ठीक है। वे दक्षिण में नए अवसर पाकर के प्रसन्न थे। उसने मनसबदार नियुक्त करे और इन्हें जागीर प्रदान करी। मतलब कह रहा आसफ जाह ने वहाँ पर मनसबदारी सिस्टम शुरू कर दिया, मनसबदार बनाना शुरू कर दिया, उनको जागीरें भी देना शुरू कर दिया। हालांकि वह अभी भी मुगल सम्राट का सेवक ही था, फिर भी वो काफ़ी आज़ादी से शासन चलाने लगा। ना तो वह दिल्ली से कोई निर्देश लेता था और ना ही दिल्ली उसके कामकाज में कोई हस्तक्षेप करती थी। यानी इतना स्वतंत्र हो गया, इतना आपको अपने आप को आज़ादी दी कि दिल्ली से ना ही कुछ पूछता था ना ही कुछ बताता था। लेकिन दिल्ली यानी कि मुग़ल बादशाहों ने भी इसकी चीज़ों में रोक टोक नहीं करी। मुग़ल बादशाह तो केवल निजाम उल मुल्क आसफ जाह द्वारा पहले से ही लिए गए निर्णयों को पुष्टि कर दिया करते थे। मतलब कह रहा है कि मुग़ल बादशाह पहले से ही आसफ जाह की चीज़ों के अगर वो कोई निर्णय लेता था, कोई डिसीज़न लेता था, तो मुग़ल बादशाह उसको बहुत रेयर ही था कि वो काट दें। वो कभी नहीं काटते थे उसकी बात को। हैदराबाद राज पश्चिम की ओर मराठों के विरुद्ध और पठारी क्षेत्र के स्वतंत्र तेलुगु सेना नायकों के साथ युद्ध करने में सदा संलग्न रहता था। अब यह हैदराबाद राज्य बन तो गया। अब इधर से जो महाराष्ट्र का रीजन है, इधर से आ रहे थे मराठा। ठीक है, बार बार इनको चुनौती दे रहे थे और कह रहा है कि यहीं पर तेलुगु सेना नायक भी थे जो इनको बार बार चुनौती देते थे। पूर्व दिशा में निजाम उल मुल्क आसफ जाह कोरोमंडल तट पर स्थित वस्त्र उत्पादक धन संपन्न क्षेत्र पर अपना नियंत्रण प्राप्त करने की महत्वाकांक्षा रखता था। यानी कह रहा है ये जो कोरोमंडल तट है ना, यहाँ पर क्या करता था, ये आसफ जाह सोचता था कि यहाँ पर अपना नियंत्रण जमा ले तो मेरा काम बन जाए। क्यों? क्योंकि यहाँ पर वस्त्र निर्माण बहुत ज़्यादा होता था, वस्त्र उत्पादन बहुत ज़्यादा होता था, तो ये पैसे वाला क्षेत्र था। निजाम की फौज, हैदराबाद के निजाम के निजी सैनिकों का एक वर्णन। निजाम के पास 400 हाथियों की सवारी थे। इसने अपनी पावर कैसे बढ़ाई? 400 हाथी रखे, 400 हाथी। उसके आसपास कई हजार घुड़सवार रहते थे। ये अत्यंत कुशल और अति सुंदर सजे हुए जो सवारों का सांकेतिक वेतन 100 रुपये से ज़्यादा है। इन अत्यंत जो 400 हाथी का रखा
कई हजार सवार घुड़सवार रखे। इनका और ये बहुत सुंदर इसको सजा वजा के रखता था। इनका सांकेतिक वेतन रखा गया था जो कि 100 रुपये से ज़्यादा हुआ करता था। बात समझ में आई कि नहीं आई? अगली बात करते हैं अवध की। अवध, हाँ, उत्तर प्रदेश का अधिकतर रीजन अवध क्षेत्र में आता था। बुरहान उल मुल्क शहादत खान, इसको 1722 में अवध का सूबेदार बना था। कब बना था? 1722 में। कौन? बुरहान उल मुल्क शहादत खान। मुगल साम्राज्य के जब विघटन हो गया, डिक्लाइन हो गया, उसके विघटन होने पर जो राज्य बने उसमें ये सर्वाधिक महत्वपूर्ण राज्यों में से एक था। कौन? यही अवध। अवध एक समृद्धशाली प्रदेश था जो गंगा नदी के उपजाऊ मैदान में फैला हुआ था और उत्तरी भारत तथा बंगाल के बीच व्यापार का मुख्य मार्ग उसी में से होकर गुजरता था। अवध क्यों इंपॉर्टेंट था? क्योंकि भैया गंगा नदी के किनारे था, 12 महीना वाली नदी थी, और बंगाल से अगर व्यापार करना है तो उसके लिए ये मुख्य मार्ग इससे अवध से ही होकर के गुजरता था। जो बुरहान उल मुल्क थे उन्होंने भी अवध के सूबेदारी, दीवानी और फौजदारी एक साथ अपने हाथ में ले ली और सूबे के राजनीतिक, वित्तीय और सैनिक मामलों का एकमात्र कर्ता धर्ता बन गया। कौन? बुरहान उल मुल्क। उन्होंने अवध रीजन की क्या करी? सूबेदारी हो, दीवानी हो, फौजदारी हो, सब कुछ अपने हाथों में ले लिया और कहा कि अब हमको बताओ वित्तीय और सैनिक मामला सब कुछ कौन देखता था? यही बुरहान उल मुल्क। ये देख रहे हो चित्र भाई साहब का, बाबा जी का, यही है बुरहान उल मुल्क। बुरहान उल मुल्क ने अवध क्षेत्र में मुगल प्रभाव को कम करने की कोशिशों के चलते मुगलों द्वारा जो नियुक्त अधिकारी थे जैसे जागीरदार, उनकी संख्या में कटौती करना शुरू कर दिया था ताकि मुगलों की चीज़ें कमज़ोर की जा सके। वहाँ पर उसने जागीरों के आकार में भी कटौती करी और रिक्त स्थानों पर अपने निष्ठावान सेवकों को भी निष्ठावान सेवक नियुक्त करना शुरू कर दिया। यानी मुगलों ने जो जो नियुक्त करे थे अधिकारी वर्ग या अपना प्रशासन चलाने के लिए, उनको इसने धीरे धीरे हटाना शुरू कर दिया और वहाँ पर अपने भरोसेमंद कारिंदे नियुक्त करना शुरू कर दिया था। धोखाधड़ी को रोकने के लिए जागीर अधिकारियों के खातों व लेखों की जांच की गई और नवाब के दरबार द्वारा नियुक्त अधिकारियों द्वारा सभी जिलों के राजस्व का फिर से निर्धारण किया गया। उसने क्या किया? सभी की जाँच करी, कौन कितना पैसा उठा रहा है, कौन कितना काम कर रहा है, ठीक। और उसके बाद क्या किया? अपने अधिकारी खुद नियुक्त करे, राजस्व का फिर से निर्धारण किया कि किस तरह से हम राजस्व लेंगे, किस तरह से क्या करेंगे, सारा सिस्टम इसने चेंज करना शुरू कर दिया। उसने अनेक राजपूत जमींदारियों और रुहेलखंड के अफगानों की जो उपजाऊ कृषि भूमि थी उसको अपने राज्य में मिला लिया। रुहेलखंड आपको दिखाऊं ताकि आपको ये लगे कि हाँ रुहेलखंड मुझे पता है। ये देख रहे हैं, ये है ऊपर रुहेलखंड। आई होप कि आपको दिख रहा होगा रुहेलखंड कहाँ पर है, ठीक है। तो यही था भैया रुहेलखंड, अच्छे से देख लो। मैप में इसीलिए दिखाता हूँ ताकि आपके माइंड में चीज़ें बैठ सकें। राज्य ऋण प्राप्त करने के लिए स्थानीय सेठ, साहूकारों और महाजनों पर निर्भर रहता था। राजस्व का ठेका सबसे ऊंची बोली लगाने वाले इजारेदार को देता था। जो ठेका था राजस्व का, राजस्व वसूल करने का, वो किसको देता था? जो सबसे ऊंची बोली लगाया करता था, ठीक है। नीलामी होती थी एक तरह से। इजारेदार राज्य को एक निश्चित रकम के भुगतान का वचन देते थे। जो इजारेदार थे वो कहते थे ठीक है, हम राज्य को एक निश्चित रकम देंगे। स्थानीय साहूकार राज्य के ठेके की इस रकम के भुगतान की गारंटी देते थे। दूसरी ओर जो इजारेदार थे उसको कर का यानी कि टैक्स का मूल्यांकन करने और उसे कलेक्ट करने की अच्छी खासी छूट दे दी गई इजारेदारों को। इन सारे परिवर्तनों के फलस्वरूप साहूकारों और महाजनों जैसे कई सामाजिक समूह राज्य की राजस्व प्रणाली के प्रबंध में को यानी कि मैनेजमेंट को ये प्रभावित करने लगे। जो साहूकार थे और महाजन थे वो कई नए सामाजिक समूह जो थे, ऐसे कई साहूकार और महाजन जैसे लोग ये राज्य की राजस्व प्रणाली के जो मैनेजमेंट है उसको प्रभावित करने लगे, ठीक। क्यों? क्योंकि ये जो नवाब थे ये क्या ले आए? इजारेदारी सिस्टम ले आए। पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था। अब ये लोग आपस में ही अधिकारी लोग ही एक दूसरे की टांग खिंचाई करने लग गए। बंगाल, अब हम बात करते हैं बंगाल की। बंगाल की बात करें तो मुर्शीद कुली खान के नेतृत्व में बंगाल धीरे धीरे मुगल नियंत्रण से अलग होने लग गया था। मुर्शीद कुली खान बंगाल के नवाब थे, यानी कि प्रांत के सूबेदार के प्रतिनियुक्त थे मुर्शीद कुली खान, ठीक है। इतनी बात तो समझ में आई गई होगी। यद्यपि मुर्शीद कुली खान औपचारिक रूप से सूबेदार कभी नहीं बना था, यानी ये सूबेदार नहीं था, ये क्या था?
सूबेदार का प्रतिनियुक्त था, ठीक है, और इसने अपनी धीरे धीरे शक्ति बढ़ानी शुरू कर दी थी। उसने बहुत जल्द ही सूबेदार के पद से जुड़ी हुई सत्ता अपने हाथ में ले ली, पूरा पावर ही ले लिया सूबेदार का। हैदराबाद और अवध के शासकों की तरह ही उसने भी राज्य का जो भी राजस्व प्रशासन था, रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन था, उस पर अपना कंट्रोल जमा दिया। ठीक, किसने? मुर्शीद कुली खान ने। बंगाल में मुगल प्रभाव को कम करने के लिए उसने बंगाल के राजस्व का बड़े पैमाने पर पुनर्निर्धारण करने का आदेश दिया। उसने क्या कहा कि एक काम करो, अगर हमें मुगल प्रभाव को, मुगल जो शासक है उनके प्रभाव को बंगाल में कम करना है, तो जो रेवेन्यू है बंगाल का उसको फिर से निर्धारित करेंगे, फिर से हम अपने हिसाब से तय करेंगे। सभी जमींदारों से बड़ी कठोरता से राजस्व नगद वसूल किया जाता था। इसका परिणाम क्या हुआ? बहुत से जमींदार को महाजनों तथा साहूकारों से उधार लेना पड़ता था। जमींदार ही सोचो, इतना उनसे चीज़ें वसूली गई, इतना कैश वसूला गया, इतना रेवेन्यू वसूला गया नवाब के द्वारा कि बेचारे वो खुद महाजन और साहूकार से उधार लेने लग गए। जो लोग राजस्व का भुगतान नहीं कर पाते थे उन्हें मजबूरन अपनी जमीनें बड़े जमींदारों को बेचनी पड़ जाती थी। इस प्रकार 18वीं शताब्दी में बंगाल के एक क्षेत्रीय राज्य बन जाने से जमींदारों में काफ़ी बदलाव आने लग गया। यानी जो बंगाल के नवाब थे, बंगाल के नवाबों ने क्या किया, ये जो मुर्शीद कुली खान थे, जो कि मुर्शीद कुली खान थे, ये क्या थे? सूबेदार नहीं थे, बल्कि सूबेदार के प्रतिनियुक्त थे। लेकिन धीरे धीरे इन्होंने इतनी अपनी शक्ति बढ़ाई कि ये सूबेदार की शक्ति सारी इनके पास आ गई। अब इन्होंने क्या किया? अब इन्होंने कहा कि सबसे पहले हमको यहाँ पर मुग़ल एडमिनिस्ट्रेशन जो है, मुग़ल शासन का जो शक्ति है, विस्तार, इसको कम करना है, कंट्रोल करना है, तभी मेरी शक्ति बढ़ेगी। तो इन्होंने अधिकारी नियुक्त करी, सारा राजस्व जो सिस्टम था उसको फिर से अपने आधार से बनाया। इतना टैक्स वसूलने की बात करी कि बेचारे जो जमींदार थे वो वहाँ के जो महाजन थे या साहूकार थे उनसे उधार लेने लग गए, और ये कहते थे कि अगर आप हमें राजस्व नहीं दोगे जितना हमने बोला है तो हम आपकी ज़मीनें छीन लेंगे। ऐसी बात करते थे। समझ में आई? राज्य और साहूकारों के बीच हैदराबाद तथा अवध में जो घनिष्ठ संबंध था वो अली वर्दी खां के शासनकाल में, यानी 1740 से 1756 के शासनकाल में बंगाल में भी स्पष्ट दिखाई देता है। आगे कह रहा है कि आगे क्या हुआ कि राज्य और साहूकारों के बीच अच्छे संबंध स्थापित होना शुरू हो गए। उसके शासनकाल में जगत सेठ का साहूकार घराना बहुत ज़्यादा समृद्धशाली हो गया था। जगत सेठ का, ये देख रहे हो अली वर्दी खां का दरबार लगा हुआ, ये बैठे हैं अली वर्दी खां। यदि हम इन राज्यों के अभिलक्षणों पर विहंगम दृष्टि डालें तो हमें इनमें कुछ सामान्य विशेषताएं देखने को मिलती है। किन राज्यों पर? जो अवध है, हैदराबाद है, और कौन? ये बंगाल है। कह रहा अगर इन तीनों राज्यों को अच्छे से देखें तो हमें कुछ विशेषताएं मिलेंगी, यानी कि जो कॉमन चीज़ें हैं। पहली क्या है? यद्यपि बड़े राज्य पुराने मुगल अभिजातों द्वारा स्थापित किए गए थे, ये अभिजात कुछ प्रशासनिक व्यवस्थाओं के प्रति संदेहास्पद थे जो उन्हें उत्तराधिकार में मिले थे। विशेषता वे जागीरदारी व्यवस्था को अत्यंत संदेह की दृष्टि से देखा करते थे। मतलब कह रहा है कि ये भले ही इन तीनों राज्यों को स्थापित करने वाले लोग मुगल साम्राज्य से ही आते थे, लेकिन अगर उन्होंने पॉलिसी चेंज करी तो कहीं ना कहीं वो भी इस पॉलिसी के प्रति शंका की दृष्टि से देखते थे, या उनको भी ये पॉलिसीज पसंद नहीं थी। ऐसे ही कुछ था ना। दूसरा क्या था? दूसरा ये था कि वो लोग जो टैक्स प्राप्त करने के तरीके मुगलों से अलग तरीके के, जो अवध के, हैदराबाद के, बंगाल के जो नवाब बने, कह रहा है कि पहला तो ये हुआ कि उन्होंने वो मुगल साम्राज्य की पॉलिसी से शायद खुश नहीं थे, तभी वो जागीरदारी वाला सिस्टम ये सब सही कर रहे थे। दूसरा ये कि अब वो टैक्स लेने कलेक्ट करने के तरीके से भी शायद खुश नहीं थे, तभी उन्होंने ऐसे तरीके ईजाद किए, ऐसे तरीके लाए जो मुगलों से क्या थे? भिन्न थे। कर संग्रह यानी जो टैक्स कलेक्शन है उसके लिए राज्य के अधिकारियों पर निर्भर बिल्कुल नहीं हुए। तीनों राज्यों हैदराबाद, अवध और बंगाल ने क्या किया? टैक्स वसूल करने के लिए, राजस्व वसूल करने के लिए इजारेदारों के साथ ठेके कर लिए। वही यानी ठेका देना शुरू कर दिया कि आप हमें इतना पैसा दोगे, बाकी आप देखो। इजारेदारी की जो प्रथा है वो मुगलों द्वारा पूर्णतः नापसंद कर दी गई थी। यानी कह रहा जो चीज़ मुगलों ने नापसंद की थी, क्या? इजारेदारी प्रथा, वही ये तीनों राज्य ले आए। तो कहीं ना कहीं ये लोग मुगलों की पॉलिसी से भी
संतुष्ट नहीं थे, लाइक नहीं करते थे। 18वीं शताब्दी में समस्त भारत में फैल गई थी क्या इजारेदारी व्यवस्था। तथापि देहात के उसके प्रभाव में क्षेत्रीय विभिन्नताएं थीं। इन सभी क्षेत्रीय राज्यों में तीसरा सामान्य लक्षण यह था कि उनमें राज्य और धनी महाजनों तथा वणिक जनों के बीच संबंध उभरने लगे। कह रहा कि एक और चीज़ अवध, हैदराबाद और ये बंगाल में खास थी कि यहाँ पर क्या साहूकार, महाजन, ये जो लोग थे, मेरा मतलब है ये कह रहे थे कि इसमें अवध में, बंगाल में और हैदराबाद में ये चीज़ और कॉमन थी या ये विशेषता और थी कि उसमें जो महाजन थे या वणिक लोग थे, व्यापारी लोग थे, उनके बीच अच्छा खासा संबंध होने लगा, रिलेशन होने लगा। ठीक, ये साहूकार महाजन लोग लगान वसूल करने वाले इजारदारों को पैसा उधार देते थे। क्यों? क्योंकि इजारदारों से कह दिया गया था अगर टाइम पे आप पैसा नहीं दोगे तो हम आपकी ज़मीनें हड़प लेंगे। तो ये बेचारे उधार लेना इन्होंने शुरू कर दिया। बदले में प्रतिभूति जमानत या आज भी करते हो ना कि कुछ ना कुछ ऐसे गिरवी रखते हो तो कुछ ना कुछ वहाँ रखते हो, या बंधक के रूप में ज़मीनें रख देते थे। एक तरीके से बेचारे इजारेदार जो थे ना, सब गिरवी रख के अपनी ज़मीन गिरवी रख करके पैसा उठाने लग गए और उनकी जोतों से अपने खुद के कारिंदों के जरिए कर वसूल किया करते थे। इस प्रकार समस्त भारत में, पूरे भारत में क्या हुआ, धनाढ्य साहूकारों और महाजनों की एक नई राजनीतिक व्यवस्था में साझेदारी बढ़ना शुरू हो गई। बात समझ में आई कि नहीं आई? अगला कह रहा है राजपूतों की वतन जागीरी। कई राजपूत शासकों ने मुगलों का अधिराजत्व स्वीकार किया था। यानी कह रहा है कई राजपूत शासक ऐसे थे जिन्होंने मुगलों को मान लिया था कि हाँ भाई आप हमसे बड़े हो, हम आपके अधिकार में हैं। लेकिन मेवाड़ एकमात्र ऐसा राजपूत राज्य था जिसने मुगल सत्ता को चुनौती दी थी। ये क्वेश्चन हो जाता है एग्जाम के लिए भी कि ऐसा एकमात्र राजपूत राज्य कौन सा है जिसने मुगल सत्ता को चुनौती दी थी। राणा प्रताप ने 1572 में उदयपुर तथा मेवाड़ के बड़े क्षेत्र पर नियंत्रण के साथ मेवाड़ की राजगद्दी पर यह आसीन हुए थे। कौन? राणा प्रताप। राणा के पास मुगल अधिराजत्व को स्वीकार करने के लिए कई दूतों को भेजा गया। यानी मुगलों ने कई अपने दूत भेजे, संदेशवाहक भेजे कि भैया मेवाड़ के राजा साहब से कह दो कि हमारा अधिराजत्व या हमारा अधिकार स्वीकार कर लें। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, बिल्कुल नहीं करेंगे और यहाँ से निकल जाओ, नहीं तुम्हारा बजा देंगे गेम। समझे? क्या होती है राजपूतों की वतन जागीरी? बहुत से राजपूत घराने, विशेष रूप से अंबर और जोधपुर घराना, ये मुगल व्यवस्था में विशिष्टता के साथ सेवारत रहते थे। यानी अंबर और जोधपुर घराना जो था वो मुगलों के साथ, ये मुगलों का आधिपत्य स्वीकार किए हुए थे। बदले में क्या मिलता था इनको? बदले में मिलता था उनको अपनी वतन जागीरी पर जो पर्याप्त स्वायत्तता का आनंद लेने की अनुमति मिली थी। मतलब क्या था, अंबर और जोधपुर घराने ने मुगलों का आधिपत्य स्वीकार किया। ये मान लिया कि मुगलों के हम अधीन हैं। बदले में मुगलों ने इनको छूट दी कि ठीक है, अपने हिसाब से तुम शासन चला सकते हो, बस हमारा आधिपत्य स्वीकार करे रहना। 18वीं शताब्दी में इन शासकों ने अपने आसपास के इलाकों पर अपने नियंत्रण का विस्तार करने के लिए अपने हाथ पांव मारने शुरू कर दिया था। यानी क्या किया था इन शासकों ने, इन राजपूत शासकों ने धीरे धीरे अपने आसपास के रीजन में विस्तार करने की कोशिशें करनी शुरू कर दी थी। जोधपुर के राजा अजीत सिंह ने मुगल दरबार की गुटी राजनीति पर अपने पैर फंसा लिए थे। जो अजीत सिंह थे, जोधपुर के राजा, इन्होंने मुगल दरबार में उस वहाँ पर गुटबाजी बहुत चल रही थी और उस गुटबाजी में इन्होंने भी इंटरेस्ट लेना शुरू कर दिया था। बात समझ में आई? इन प्रभावशाली राजपूत घरानों ने गुजरात और मालवा के लाभदायक सूबों की सूबेदारी का दावा किया। जोधपुर के जो राजा थे अजीत सिंह, इन्होंने अजीत सिंह को गुजरात की सूबेदारी और अंबर के जो सवाई राजा जयसिंह थे, इनको मालवा की सूबेदारी मिल गई। जयसिंह को कहाँ की मिली? सवाई राजा जयसिंह, इनको मिली अंबर की। अंबर कहाँ है? जो अंबर के सवाई राजा जयसिंह थे, इनको कहाँ मिली? मालवा। और ये जो जयसिंह है ना, आप अगर वहाँ पर जाते हो, जयपुर में जाते हो, तो आप देखते हो कि वहाँ पर जंतर मंतर बना हुआ है। ये सारी चीज़ें ना, ये जयसिंह ने ही बनवाया था। ठीक है, ये राजा वैसे ठीक ठाक थे, सवाई राजा जयसिंह ऐसे बुरे राजा नहीं थे, लेकिन इन्होंने मुगलों का आधिपत्य स्वीकार कर लिया था। क्यों? क्योंकि भैया ये जानते थे कि अगर आधिपत्य स्वीकार नहीं किया, अगर इन्होंने कब्जा कर लिया तो आधिपत्य स्वीकार करो और मलाई मारो, ऐसा इन्होंने वो किया। तो इनको क्या मिला? मालवा की सूबेदारी मिल गई कि जाओ बेटा, तुम्हें मालवा का सूबेदार बनाते हैं, ऐसा मुगलों ने इनसे कहा।
बादशाह जहांदार शाह, उन्होंने 1713 में इन राजाओं की इन पदों का नवीकरण कर दिया। जो अब मुगल बादशाह आते हैं जहांदार शाह 1713 में, 1713 में इन्होंने क्या किया कि ये जो सवाई राजा जयसिंह हैं या अजीत सिंह हैं, इनके जो पद थे इनको फिर से रिन्यू किया, नवीकरण किया। उन्होंने अपने वतनों के पास पड़ोस के शाही इलाकों के कुछ हिस्सों पर कब्जा करने की कोशिशें की। जोधपुर राजघराने ने, जो जोधपुर राजघराना था, उसने नागौर को जीता। ठीक है, नागौर को जीता किसने? जोधपुर राजघराने ने, और अपने राज में मिला लिया। यानी ये राजपूत राजा क्या कर रहे थे, धीरे धीरे आसपास के रीजन पर अपना विस्तार करने की कोशिश कर रहे थे, आसपास की चीज़ों में, आसपास के क्षेत्र को जीतने की कोशिश कर रहे थे। दूसरी ओर अंबर के राजा कौन थे? अंबर के सवाई राजा जयसिंह थे। उन्होंने बूंदी क्या है? बूंदी जगह का नाम है। बूंदी के बड़े बड़े हिस्सों पर अपना कब्जा कर लिया। सवाई राजा जयसिंह ने जयपुर में अपनी नई राजधानी स्थापित करी। कहाँ स्थापित करी थी? जयपुर में स्थापित करी थी। और 1722 में आगरा की सूबेदारी भी इनको मिल गई। किसको? सवाई राजा जयसिंह को। 1740 के दशक से राजस्थान में मराठों के अभियानों ने इन रजवाड़ों पर भारी दबाव डालना शुरू कर दिया। कह रहा है 1740 जैसे ही दशक शुरू हुआ, अब मराठों ने अभियान चलाया राजस्थान जीतने का, तो इन रजवाड़ों पर क्या गया? दबाव आना शुरू हो गया, जिससे उनका अपना विस्तार आगे होने से रुक गया। भाई आगे अभी तक ये क्या करते यहाँ बैठे हैं, अब आसपास के रीजन में इसे कब्जा करते चले जाओ। अब यहाँ से आ गए मराठे खुद बहुत शक्तिशाली थे, पावरफुल थे। तो जब यहाँ आ गए तो इनको भाई अपना पहले ही राज्य बचाना था, विस्तार करने के तो बाद में सोचेंगे ना। कई राजपूत सरदारों ने पहाड़ियों की चोटियों पर किले बनवाए, जो सत्ता के केंद्र बने। व्यापक किलेबंदी के साथ इन भव्य संरचनाओं में नगर, महलें, मंदिर, व्यापारिक केंद्र, जल संग्रहण संरचनाएं और अन्य इमारतें भी होती थीं। चित्तौड़गढ़ किले में तालाब, कुएं, बावली जैसे जल निकाय हैं। आपने चित्तौड़गढ़ किला देखा होगा, या राजस्थान में जब भी जाते हो तो महल देखते हो ना, किले देखते हो। अब की बार जाना तो ज़रूर देखना, चित्तौड़गढ़ किला बहुत ही ब्यूटीफुल है, बहुत ही स्पेशल है और बड़ा खूबसूरत है। वहाँ पर क्या है? तालाब, कुएं, बावली जैसे सभी चीज़, जल निकाय आपको वहाँ मिलेंगे। और देखना किस तरह से पहाड़ों में यार इन्होंने कितना सुंदर सुंदर किले बनवाए, है ना। ऐसा नहीं कि पैसा मेहनत सभी कुछ लगा होगा यार। जयपुर के राजा जयसिंह, 1732 में एक फारसी वृत्तांत में राजा जयसिंह का वर्णन मिलता है। क्या वर्णन मिलता है? जो राजा जयसिंह थे, यानी सवाई राजा जयसिंह जो थी, अपनी सत्ता की चरम सीमा पर थे। 12 वर्ष के लिए वे आगरा के सूबेदार भी रहे। कितने साल के लिए? 12 साल के लिए। कौन रहे? सवाई राजा जयसिंह रहे। ये कहाँ के थे? अंबर के थे। और 5 या 6 वर्ष के लिए मालवा के भी ये क्या रहे? सूबेदार रहे। उनके पास बहुत बड़ी सेना थी, तोप खाना था और भारी मात्रा में धन संपदा भी थी। उनका प्रभाव दिल्ली से लेकर के नर्मदा तट तक फैला हुआ था। यानी अगर मैं इसे मैप बनाऊं तो यहाँ दिल्ली है, यहाँ नर्मदा नदी है, तो यहाँ तक इनका ठीक ठाक प्रसार था। बात समझ में आ गई? जयपुर में जंतर मंतर, अम्बेर के शासक सवाई जयसिंह ने दिल्ली, जयपुर, उज्जैन, मथुरा और वाराणसी 5 जगह उन्होंने जंतर मंतर बनाया था। आपने देखा होगा दिल्ली के जंतर मंतर में अक्सर प्रोटेस्ट होता रहता है। अभी भी हो रहा है कि नहीं? वहाँ पर किसका हो रहा है? कॉकरोच जनता पार्टी का हो रहा है कि नहीं हो रहा है? और वहाँ पर सोनम वांगचुक जी भी भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। वहाँ पर अक्सर कुछ ना कुछ होता रहता है। तो दिल्ली का जंतर मंतर हो, जयपुर का हो, उज्जैन का हो, मथुरा का हो या वाराणसी का हो, इन सभी को किसने बनवाया था? अम्बेर के शासक सवाई राजा जयसिंह ने। और ये इंपॉर्टेंट भी है। 5 खगोली वेद, और ये क्या थे? जंतर मंतर जो थे ये खगोली वेदशाला थे। जंतर मंतर का नाम से विख्यात इन वेदशालाओं में खगोलीय पिंडों के अध्ययन के लिए कई उपकरण हैं। खगोलीय पिंड यानी जो हमारे अंतरिक्ष में चीज़ें हैं, ग्रह हैं, नक्षत्र हैं, इनके लिए इनके बारे में जानना, इनके बारे में स्टडी करना, इसके लिए इन्होंने ये जंतर मंतर बनवाया था। ठीक, तो देखिए कितना बेहतर दिमाग था, कितना अच्छी चीज़ें बनवाई उस ज़माने में। वेदशाला ऐसी बनवाई जिस खगोलीय पिंडों के बारे में हम पढ़ सकते हैं। ये जो चित्र देख रहे हैं आप, ये मेहरानगढ़ किला है जोधपुर का, और ये भी बड़ा ही खूबसूरत है। आप कभी भी राजस्थान जाना तो हो सके तो इन किलों पर ज़रूर आप घूमना। ठीक है। आज़ादी हासिल करना, सिख, अब हमने पढ़ा था ना सिखों के बारे में, जाटों के बारे में, मराठों के बारे में। इन्होंने क्या किया था? अपना स्वतंत्र राज्य स्थापित किया था। इन्होंने कहा था हम तुम्हारे अधीन नहीं है मुगलों से। कहा लड़े झगड़े
जैसे भी हुआ इन्होंने कहा कि हम स्वतंत्र हैं और स्वतंत्र ही रहेंगे। सिखों के बारे में पढ़ते हैं। अध्याय 8 यानी चैप्टर 8 में आपने पढ़ा था कि 17वीं शताब्दी के दौरान सिख एक राजनीतिक समुदाय के रूप में गठित हुए थे। हमने सिखों के बारे में, सिख समुदाय के बारे में अच्छे से पढ़ाई करी थी चैप्टर 8 में, जाइए उसको देखिए, पढ़िए। और हमने देखा था कि जो सिख समुदाय है एक राजनीतिक समुदाय के रूप में संगठित हो गए थे, गठित हो गए थे। इससे पंजाब के क्षेत्रीय राज्य निर्माण को क्या मिला, बढ़ावा मिलना शुरू हो गया। गुरु गोविंद सिंह ने 1699 में यानी 1699 में खालसा पंथ की स्थापना कर दी थी। ये लाइन आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़रूरी हो जाती है कि किसने खालसा पंथ की स्थापना करी, कब करी, है ना। और गुरु गोविंद सिंह ने क्या किया था, खालसा पंथ की स्थापना करी थी। उससे पहले और उसके पश्चात राजपूत व मुगल शासकों के खिलाफ कई लड़ाइयाँ लड़ी। 1708 में यानी 1708 में गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु हो जाती है। उनके बाद बंदा बहादुर के नेतृत्व में खालसा ने मुगल सत्ता के खिलाफ विद्रोह करना शुरू कर दिया। यानी 1708 में गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद आते हैं बंदा बहादुर, उनके नेतृत्व में खालसा ने मुगल सत्ता के खिलाफ क्या किया था, विद्रोह करना शुरू कर दिया था। उन्होंने बाबा गुरु नानक और गुरु गोविंद सिंह के नामों वाले सिक्के गढ़कर अपने शासन को सार्वभौम बनाया। यानी जो बंदा बहादुर थे इन्होंने बाबा गुरु नानक जी का और गुरु गोविंद सिंह के नाम के सिक्के चलाए, जिससे ये सिख समुदाय में बता सके कि हमारी जो सत्ता है, मैं जो शासन कर रहा हूँ, ये ऐसा ही नहीं है, ये यूनिवर्सल टाइप का है और ये लीगल है, वैध है। सतलुज और यमुना नदियों के बीच के क्षेत्र में इन्होंने अपने प्रशासन की स्थापना करी। ठीक, आप जब पंजाब देखते हो, ठीक है, हम जब पंजाब देखते हैं उस समय का पंजाब तो बड़ा था, पाकिस्तान तब तो बना नहीं था। तो पंजाब और इधर ये गंगा नदी है, ये यमुना नदी है, तो कह रहा है कि ठीक ठाक रीजन पर इनका जो साम्राज्य था फैला हुआ था। 1715 में बंदा बहादुर को बंदी बना दिया गया। यानी जो बंदा बहादुर नाम है भाई, ये मत सोचना कि बंदा बहादुर को बंदा से बंदी कर दिया, नहीं। बंदा बहादुर जी को 1715 में बंदी यानी कि कैदी बना दिया गया था, कैद कर लिया गया था। और 1617 में यानी 1716 में इनको मार दिया गया था। 18वीं शताब्दी में कई योग्य नेताओं के नेतृत्व में सिखों ने अपने आप को पहले जत्थों में और बाद में मिसलों में संगठित किया। 18वीं शताब्दी में क्या किया, सिख समुदाय ने क्या किया कि इन्होंने पहले अपने आप को जत्थों में गठित किया, जत्थों में, और फिर बाद में क्या किया, मिसलों में बांटना शुरू कर दिया, मिसल, ठीक है, इसमें संगठित करना शुरू कर दिया था। इन जत्थों और मिसलों की संयुक्त जो सेनाएं थी वो दल खालसा कहलाती थी। आपसे पूछा जाएगा कि दल खालसा क्या है, बताइए। आपने पढ़ा है तो बता देंगे कि दल खालसा यानी कि जो जत्थों और मिसलों में ये जो संयुक्त सेनाएं बनती थी ये दल खालसा कहलाती थी। उन दिनों जो दल खालसा थे बैसाखी और दिवाली के पर्वों पर यानी त्योहारों पर अमृतसर में ये मिला करते थे। इन बैठकों में वे सामूहिक निर्णय लिया करते थे, जिसे क्या कहते थे, गुरुमत्ता, यानी कि गुरु के प्रस्ताव। यानी कि जो दल खालसा ये जो थे मिसल और जत्थे थे, ये क्या करते थे, जो दल खालसा था ये वैसाखी और दिवाली पर अमृतसर में मिलते थे और एक बैठक करते थे। उसमें वो क्या करते थे, सामूहिक निर्णय लेते थे किसी भी चीज़ को पे, और उस निर्णय को क्या कहा जाता था, गुरुमत्ता कहा जाता था। गुरुमत्ता का मतलब होता है गुरु का प्रस्ताव। सिखों ने राखी व्यवस्था स्थापित करी थी। राखी व्यवस्था क्या है, राखी व्यवस्था स्थापित करी थी जिसके अंतर्गत ये होता था कि किसानों से उनकी उपज का 20% टैक्स के रूप में ले लिया जाता था, जिसके बदले क्या कहा जाता था, आप टैक्स दो और हम आपकी सिक्योरिटी करेंगे, आपका संरक्षण करेंगे। ये किसानों से कहा जाता था और इसको कहा जाता था राखी व्यवस्था। क्या कहा जाता था, राखी व्यवस्था, राखी सिस्टम। बात समझ में आई। गुरु गोविंद सिंह ने खालसा को प्रेरित किया था कि शासन उसके भाग्य में है, राज करेगा खालसा। आज भी ये शब्द आप बहुत सुनते होंगे। अपने सुनियोजित संगठन के कारण खालसा पहले मुगल सूबेदारों के खिलाफ और फिर अहमद शाह अब्दाली के खिलाफ सफल विरोध प्रकट कर सके थे। इतने मजबूत थे खालसा कि मुगल हों या अहमद शाह अब्दाली जो कि अफ़गान से आया था, 5 बार इसने भारत पर बैक टू बैक आक्रमण किए थे। इसके विरोध में भी सफल विरोध इन्होंने सिखों ने प्रकट किया।
अहमद शाह अब्दाली ने मुगलों से पंजाब का समृद्ध प्रांत और सरहिंद की सरकार को अपने कब्जे में कर लिया था। खालसा ने 1765 में अपना सिक्का गढ़ा और अपना सिक्का गढ़ के सार्वभौम शासन की घोषणा कर दी, यानी कह दिया कि हमारा जो शासन है खालसा का वो क्या है, लीगल है, वैध है। ठीक है, यह महत्वपूर्ण है कि सिक्के पर उत्कीर्ण शब्द वही थे जो बंदा बहादुर के समय में खालसा के आदेशों में पाए जाते हैं। 18वीं शताब्दी के अंतिम भाग में सिख इलाके सिंधु से यमुना तक फैले हुए थे। यद्यपि ये विभिन्न शासकों में बटे हुए थे, यानी कह रहा सिख से यमुना तक के जो ये सिख फैला हुआ था साम्राज्य, इसमें कई सारे शासक हुआ करते थे। इसमें से एक शासक महाराजा रणजीत सिंह भी थे, जिनके बारे में आपने बहुत बार सुना होगा और ये एग्जाम के दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। इन्होंने विभिन्न सिख समूहों में फिर से एकता कायम की थी और 1799 में लाहौर को अपनी राजधानी बना दिया था। लाहौर को। मराठों के बारे में हम पढ़ लेते हैं। मराठा एक अन्य शक्तिशाली क्षेत्रीय राज्य था जो मुगल शासन का लगातार विरोध कर रहा था और विरोध करके ये उत्पन्न हुआ था, यानी मुगलों का विरोध करके ही ये उत्पन्न हुए थे। कौन? मराठे। शिवाजी जो कि 1627 में जन्मे और 1680 में इनका देहांत हो गया। उन्होंने वो एक शक्तिशाली योद्धा परिवार देशमुखों की सहायता से एक स्थायी राज्य की स्थापना करी। शिवाजी ने क्या किया? देशमुखों की सहायता से। देशमुख कौन? देशमुख यानी कि ये होते थे शक्तिशाली योद्धा परिवार। इनकी सहायता से एक स्थायी राज्य की स्थापना करी थी इन्होंने। अत्यंत गतिशील कृषक पशुचारक यानी जो कुनबी होते थे, मराठों की सेना के मुख्य आधार बन गए। शिवाजी ने प्रायद्वीप में मुगलों को चुनौती देने के लिए इस सैन्य बल का प्रयोग किया था। ठीक है, कह रहा है कि शिवाजी ने जब प्रायद्वीप यानी हम जब ये वाले रीजन देखते हैं, ठीक, ये इधर का रीजन देखते हैं, तो इधर जब मुगल आ रहे थे तो शिवाजी ने कहा कि परेशान मत हो, हम इनसे लोहा लेंगे मतलब इनसे जंग करेंगे, और इनसे इन्होंने ठीक ठाक जंग करी। ठीक, शिवाजी की मृत्यु के पश्चात मराठा राज्य में प्रभावी शक्ति चित्पावन ब्राह्मणों के एक परिवार के हाथ में आ गई। जब शिवाजी का देहांत हो जाता है, उनकी मृत्यु हो जाती है, तो जो मराठा साम्राज्य था उसका जो शक्ति थी वो किस पे, वो वहाँ के जो चित्पावन ब्राह्मण परिवार हैं उनके हाथों में आ गई, जो शिवाजी के उत्तराधिकारियों के शासनकाल में पेशवा यानी कि प्रधानमंत्री के रूप में अपनी सेवा देते रहे। यानी जो पेशवा हुआ करते थे वो क्या थे? चित्पावन ब्राह्मण हुआ करते थे। पुणे मराठा राज्य की राजधानी बन गया था। क्या बन गया था? राजधानी। कौन? पुणे। पेशवाओं की देखरेख में मराठों ने एक अत्यंत सफल सैन्य संगठन का विकास भी किया। उनकी सफलता का रहस्य ये था कि वे मुगलों के किलाबंद इलाकों से टक्कर नहीं लेते थे, बल्कि उनके पास से चुपचाप निकल जाते थे और शहरों कस्बों पर हमला बोल देते थे और मुगल सेना से ऐसे मैदानी इलाकों में मुठभेड़ लेते थे जहां रसद पाने में यानी कि सामग्री पहुंचवाने में और कुमुख आने के रास्ते आसानी से रोके जा सकें। यानी कह रहा है कि ये लोग क्या करते थे, जो मराठे क्या करते थे, मुगलों से ऐसे किले बंद इलाकों में टक्कर नहीं लेते थे, वहाँ से तो चुपचाप निकल जाते थे और फिर बाद में ये शहरों पर कस्बों पर ये हमले बोल देते थे। जब ये ऐसे, और ये जब भी युद्ध करते थे तो ऐसे मैदानों पर करते थे जहाँ पर मुगलों के पास युद्ध की सामग्री पहुँच ना पाए। जब सामग्री नहीं पहुँच पाएगी तो सीधी सी बात है मुगल कहीं ना कहीं हारेंगे। 1720 से 1761 के बीच मराठा साम्राज्य का बहुत ज़्यादा विस्तार हुआ। 1720 से 61 के बीच उसने धीरे धीरे काफ़ी सफलतापूर्वक मुगल साम्राज्य की सत्ता को नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया था। 1720 के दशक तक मालवा और गुजरात मुगलों से छिन गए थे। कौन? मालवा और जो गुजरात था ये अब मुगलों से इन लोगों ने छीन लिया था। 1730 के दशक तक मराठा नरेश को समस्त दक्कन प्रायद्वीप के अधिपति के रूप में मान्यता मिल गई थी। 1730 तक, ठीक है, और इस क्षेत्र पर चौथ और सरदेशमुखी टैक्स वसूलने का अधिकार भी मिल गया था। चौथ और सरदेशमुखी क्या होता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसको समझो। चौथ यानी कि जमींदारों द्वारा वसूला जाता था। ये एक भू राजस्व था और उस भू राजस्व का 25% यानी जमींदारों द्वारा वसूले जाने वाले भू राजस्व का 25% क्या होता था? चौथ होता था। दक्कन में इनको मराठा वसूलते थे। चौथ यानी 1/4 वैसे भी समझ सकते हैं। चौथाई हिस्सा है ना, चौथाई हिस्सा जो कि जमींदार वसूलते हैं भू राजस्व का, वो होता था चौथ। और सरदेशमुखी क्या था?
दक्कन में मुख्य राजस्व जो संग्रह करता था उसको दिए जाने वाले भू राजस्व का 9 से 10% का हिस्सा, यानी जो दक्कन में मुख्य राजस्व संग्रहकर्ता को दिए जाने वाले भू राजस्व का जो 9 से 10% हिस्सा था वो क्या था, सरदेशमुखी था। और जो चौथ था वो जमींदारों द्वारा वसूल किया जाने वाला भू राजस्व का, लैंड रेवेन्यू का 25% यानी कि चौथाई हिस्सा था। बात समझ में आई कि नहीं आई? 1737 में यानी 1737 में दिल्ली पर धावा बोला। धावा बोलने के बाद जो मराठा प्रभुत्व की सीमाएं तेजी से बढ़ी। हम आपको ये दिखाएं कि ये देखो, ये दिख रहा है ना, ये मराठा एम्पायर, इन्होंने कितना हद तक अपना मराठा एम्पायर बढ़ा लिया था। भारत के ठीक ठाक हिस्से में मराठाओं का साम्राज्य फैल चुका था। वे उत्तर में राजस्थान और पंजाब, पूर्व में बंगाल और उड़ीसा तथा दक्षिण में कर्नाटक और तमिल एवं तेलुगु प्रदेशों तक फैल गई थी, यानी कि अच्छा खासा आज के भारत के क्षेत्र पर मुगलों का आधिपत्य हो चुका था। इन क्षेत्रों को औपचारिक रूप से मराठा साम्राज्य में सम्मिलित नहीं किया गया, यानी डायरेक्ट रूप से उसको मराठा साम्राज्य में नहीं लाया गया था, लेकिन क्या किया गया, मराठा प्रभु सत्ता को स्वीकार करने के तरीके के रूप में उनसे भेंट की रकम ली जाती थी। यानी कह रहा है कि आप ये जो देख रहे हो इसमें साउथ के रीजन या ऐसा नहीं कि सभी कुछ शामिल कर लिया था, शामिल नहीं किया था, लेकिन इन लोगों से कहा गया था आप एक काम करना, आप हमें नजराना पेश करोगे, गिफ्ट लेकर आओगे, हमारा अभिवादन करोगे, ठीक है, हो मेरे अधीन ही, लेकिन हम आपके राज्य को छीनेंगे नहीं। साम्राज्य के इस विस्तार से उन्हें संसाधनों का भंडार तो मिल गया, मगर उसके लिए उन्हें कीमत भी चुकानी पड़ी। मराठों के सैन्य अभियानों के कारण बहुत से शासक उनके खिलाफ हो गए। भाई मराठे बार बार सैन्य अभियान करते थे तो आसपास के जो शासक थे अब इनसे विरोध करने लग गए यार। परिणाम स्वरूप क्या हुआ, मराठों को 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई में किसी भी शासक की कोई सहायता नहीं मिली। क्यों? क्योंकि आसपास के शासकों को इन्होंने इतना परेशान कर रखा था, वो बहुत परेशान हो गए थे इनसे। अंतहीन सैन्य अभियानों के साथ साथ मराठों ने एक प्रभावी प्रशासन की व्यवस्था तैयार करी। जब किसी इलाके पर एक बार विजय अभियान पूरा हो जाता था और मराठों का शासन सुरक्षित हो जाता था तो वहां स्थानीय परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए धीरे धीरे भू राजस्व की मांग की गई। कह रहा है कि जो सैन्य अभियान करते थे मराठा, उसके साथ साथ क्या किया कि एक प्रभावी प्रशासन की व्यवस्था भी तैयार करी कि कैसे प्रशासन करना है। जब किसी भी शासन पर एक बार विजय अभियान पूरा हो जाता था, यानी कि वहां पर अभियान पूरा हो गया, जीत गए, मराठों का शासन सुरक्षित हो जाता था, तो फिर क्या करते थे, वहां पर लोकल लेवल पे पहले चीज़ें देखते थे, फिर उसके बाद कहते थे धीरे से कि अब बेटा तुम हमको लैंड रेवेन्यू देने लग जाओ। कृषि को प्रोत्साहित किया गया और व्यापार को पुनर्जीवित किया गया। इससे सिंधिया, गायकवाड़ और भोसले जैसे मराठा सरदारों को शक्तिशाली सेनाएं खड़ी करने के लिए संसाधन मिल सकें। ठीक है, इसलिए व्यापार बढ़ाया गया, कृषि का विकास विस्तार किया गया। 1720 के दशक में मालवा के मराठा अभियानों ने उस क्षेत्र में स्थित शहरों के विकास व समृद्धि को कोई हानि नहीं पहुंचाई। जब इन्होंने मालवा पर सैन्य अभियान किया था तो वहां पर कोई विध्वंस नहीं किया, कुछ नष्ट नहीं किया, तोड़फोड़ नहीं करी। उज्जैन सिंधिया के संरक्षण, उज्जैन जो था वो सिंधिया, जैसे आज भी देख रहे हो ना ज्योतिरादित्य सिंधिया, ये उनके ही कहीं ना कहीं वंशज हैं। उज्जैन सिंधिया के संरक्षण में और इंदौर जो था वो होलकर के संरक्षण में फलता फूलता रहा। ये शहर हर तरह से बड़े और समृद्धशाली थे, बहुत समृद्धशाली थे। कौन? उज्जैन और इंदौर। वे महत्वपूर्ण वाणिज्यिक और सांस्कृतिक केंद्रों के रूप में कार्य कर रहे थे। वाणिज्यिक यानी व्यापार भी वहाँ अच्छा खासा होता था और सांस्कृतिक केंद्र भी थे। जैसे उज्जैन में महाकालेश्वर है, अब कहीं भी मंदिर होता है तो संस्कृति का विस्तार तो होता ही है। मराठों द्वारा नियंत्रित इलाकों में व्यापार के नए मार्ग खुले। चंदेरी के क्षेत्र में उत्पादित रेशमी वस्त्रों को मराठों की राजधानी पुणे में नया बाजार मिलना शुरू हो गया था। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? थोड़ा दिमाग को बूस्ट करना भाई, है ना, हमें चीज़ों को थोड़ा सा स्पीड में और अच्छे से पढ़ना है। बुरहानपुर पहले आगरा और सूरत के बीच की धुरी पर ही अपने व्यापार में संलग्न था। बुरहानपुर कह रहा है क्या था, पहले आगरा, इधर आगरा और इधर सूरत, इसके बीच के ही व्यापार की धुरी बना हुआ था। लेकिन अब उसने क्या किया, अपने वाणिज्यिक भीतरी क्षेत्र को बढ़ा करके दक्षिण में पुणे और नागपुर को पूर्व में लखनऊ तथा इलाहाबाद तक शामिल कर लिया। यानी कि पहले यहीं तक था, अब इन्होंने पूरा रीजन संभाल लिया बुरहानपुर ने। यानी व्यापार भी ठीक ठाक बढ़ता चला गया। ठीक है, अब हम बात करते हैं जाट की, जाट साम्राज्य की, यानी जाट राज्य की। अन्य राज्यों की तरह ही जाटों ने भी 17वीं
और 18वीं शताब्दियों में अपनी सत्ता मजबूत करना शुरू कर दिया था। अपने नेता चूड़ामन उनके नेतृत्व में उन्होंने दिल्ली के पश्चिम में स्थित क्षेत्रों पर अपना नियंत्रण कर लिया था। कहां पर? दिल्ली के पश्चिम क्षेत्रों पर। 1680 के दशक तक आते आते उनका प्रभुत्व किसका? जाटों का प्रभुत्व दिल्ली और आगरा के दो शाही परिवारों के बीच क्षेत्र पर होना शुरू हो गया था। 1680 के दशक तक दिल्ली और आगरा के बीच के शाही परिवारों के बीच होना शुरू हो गया था इनका क्या? इनका प्रभुत्व। वस्तुतः कुछ अरसे के लिए वे आगरा शहर के अभिरक्षक ही बन गए। आगरा की सिक्योरिटी भी करने लग गए। जाट समृद्ध कृषक थे और उनके प्रभुत्व क्षेत्र में पानीपत तथा वल्लभगढ़ जैसे शहर महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र बन गए। पानीपत और वल्लभगढ़ ये क्या बन गए? व्यापारिक केंद्र। किसके संरक्षण में? जाटों के। जाट कौन थे? एक आज भी देखते हैं ना, जाट समुदाय एक अच्छे खासे फार्मर्स होते हैं, कृषक समुदाय होते हैं। सूरजमल के राज में भरतपुर शक्तिशाली राज्य के रूप में उभरने लगा। क्या? कौन सा? भरतपुर। आज भरतपुर कहाँ है? ये तो राजस्थान में पड़ जाता है। जब आप जाते हो राजस्थान यूपी से तो पहले भरतपुर ही मिलता है। 1739 में जब नादिर शाह ने दिल्ली पर हमला बोला था और उसे लूटा था तो दिल्ली के कई प्रतिष्ठित व्यक्तियों ने भरतपुर में शरण ले ली थी। नादिर शाह के जो पुत्र थे, नादिर शाह का पुत्र कौन था? जवाहिर शाह। नादिर शाह कहाँ से आया था? बताइए जल्दी। हमने बताया था ना, नादिर शाह कहाँ से आया था? ये ईरान से आया था। दिल्ली को लूट करके ढेर सारी चीज़ें ले गया था, जिसमें मयूर सिंहासन भी था। और नादिर शाह का पुत्र था जवाहिर शाह। उसके पास 30,000 सैनिक थे। उसने 20,000 अन्य सैनिक मराठाओं के लिए, 15,000 सैनिक सिखों के लिए, और इन सब के बलबूते पर वह मुगलों से लड़ गया था। मतलब कह रहा है कि 30,000 सैनिक तो जवाहिर शाह के पास थे, जो नादिर शाह का पुत्र था। 20,000 सैनिक इन्होंने मराठाओं से ले लिए, 15,000 सिखों से लिए, और ये सभी सेना कलेक्ट करके वो मुगलों से भिड़ गया था। नादिर शाह का पुत्र। जहां भरतपुर का किला काफ़ी हद तक पारंपरिक शैली में बनाया गया, वही दीग में जाटों ने अंबर और आगरा की शैलियों का समन्वय करते हुए एक विशाल यानी बहुत बड़ा बाग महल बनवाया। शाही वास्तुकला से जिन रूपों को पहली बार शाहजहां के युग में जोड़ा गया था, दीग की इमारतें उन्हीं रूपों के नमूनों पर बनाई गईं। ये आप देख रहे हो दीग का राजमहल समूह, है ना? कितना खूबसूरत है। आप इसको अगर इसमें ना दिखे तो गूगल में डालकर देखना। और ये बड़ा ही वास्तव में बहुत खूबसूरत है। और इसका आर्किटेक्चर देखना, डिज़ाइन देखना, इसकी कितनी बेहतरीन बनाई गई है। ठीक, अब हम अन्यत्र में फ्रांसीसी क्रांति देख रहे हैं। ये फ्रांसीसी क्रांति हम जब पढ़ेंगे आगे के चैप्टर्स तो इसमें अच्छे से पढ़ लेंगे, तो यहाँ पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। तो मेरे साथियों, हमने ये वाला चैप्टर भी बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लिया है और क्लास 7th की जो NCERT है ये हमने पूरी कर दी है कंप्लीट। ठीक, आई होप कि आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। और अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना इसको, और अपने दोस्त इसको लाइक भी कर देना यार। और साथियों, कोई बात हो, कोई चीज़ बताना चाहते हो, कोई सजेशन हो और कुछ पूछना हो तो कमेंट करिए। टेलीग्राम और इंस्टाग्राम में भी समयपत PCS के नाम से, समयपत PCS अकेडमी के नाम से चैनल बने हुए हैं, वहाँ पर भी आइए, प्लीज़ ज्वाइन कीजिए। और ये हमारे परिवार को, अपने परिवार को, चाहे वो यूट्यूब का हो, इंस्टाग्राम का हो, टेलीग्राम का हो, इस परिवार को और बड़ा कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अपनी चीज़ों को पहुँचाइए और पढ़ाई करते रहिए। अभी MCQs की क्लास में लाऊंगा, उसको भी प्लीज़ करिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट MCQs लाता हूँ मैं, जो कि आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, ये सारे काम करते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, क्लासेस लेते रहिए, पढ़ाई को जारी रखिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर।